हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में हम पढ़ेंगे फजान्स रूल। हम पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या है बच्चों? जैसे कि हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड ना तो 100% कोवलेंट होता है, ना ही 100% आयनिक होता है। अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में जो कोवलेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम एक आयनिक कंपाउंड की। तो जैसा कि हमें पता है कि एक आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ये एनायन का साइज़ अपन ने बड़ा बना लिया। ठीक है, अब ये जो एनायन है बच्चों, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो आप। ठीक है, अब जब ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये कैटायन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा है एनायन पर, है ना। और इसका साइज़ भी बड़ा होता है, इसलिए हमने देखो एनायन को बड़ा ही बनाया है। तो कैटायन क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो ये जो एनायन है इसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये इसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है इस तरफ। कैटायन इसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये भी अट्रैक्ट करता है और इसकी वजह से इसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया। ये जो डिस्टॉर्शन आया शेप में, ये जो डिस्टॉर्शन आया एनायन की शेप में, इसको बोला जाता है बच्चों पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। ये डिस्टॉर्शन किसकी वजह से आया है? इस कैटायन के अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। अब देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इससे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है दो आयंस के बीच में, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनने वाला था, बट यहाँ पर जब कैटायन ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट किया तो देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब दोनों न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के फील्ड में है। ठीक है, अब हो क्या रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो गई है। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनना था, बट क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन यानी कि डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन की वजह से शेयरिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। इसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। इसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं इस कंपाउंड में, जो भी आयनिक कंपाउंड बनने वाला था। यानी कि बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा इधर बीच में आएगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग होती जाएगी और उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होते जाएंगे। यानी कि पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर्स डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगा और कब नहीं होगा। यानी कि उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फैक्टर्स की। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर पोलराइजेशन डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। अब बच्चों यहाँ पर देखो, कैटायन ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट किया था, तो एक तो कैटायन पर डिपेंड करेगा कि पोलराइजेशन क्या रहेगा, और एनायन डिस्टॉर्ट हुआ था, इसका शेप डिस्टॉर्ट हुआ था ना, तो एनायन पर भी डिपेंड करेगा कि डिस्टॉर्शन कैसा होगा। यानी कि पोलराइजेशन जो हो रहा है बच्चों, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये कैटायन और एनायन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो, ये कैटायन इसको जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा इसमें डिस्टॉर्शन आता जाएगा, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कैटायन कब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? जब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं कैटायन के लिए।
भाई कैटायन पे कैसे डिपेंड करेगा वो देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है बच्चों चार्ज। तो चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा? कैटायन के लिए जो बात होती है बच्चों, ये इसकी पोलराइजिंग पावर के रेस्पेक्ट में होती है। कैटायन जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। पोलराइजिंग पावर को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। क्या साइज पे भी डिपेंड करेगा? बिल्कुल, साइज पे भी डिपेंड करता है। साइज पे कैसे डिपेंड करता है? अब बच्चों जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतनी ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, सॉरी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। इसका साइज जितना छोटा होगा साइज में कैटायन, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रहेगी। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, यानी कि कैटायन के केस में चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर। एक फैक्टर और है जिस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड कर सकता है। भाई मान लो चार्ज किन्हीं दो कैटायंस पर सेम है और साइज भी लगभग उनका सेम ही है, तो फिर उस केस में हम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर लगाते हैं। एक होता है बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है बच्चों सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और एक होता है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जनरली बच्चों ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट में अपने को देखने को मिलता है। तो इसमें हम इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले एग्जांपल लेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये अभी हम केमिकल बॉन्डिंग हमारा खत्म होने वाला है 1-2 लेक्चर में, इसके बाद हम पी ब्लॉक चालू करने वाले हैं। पी ब्लॉक में हमें पता चल जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इसको 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बच्चों, है ना। जैसे नोबल गैस के 8 इलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों? Na+ हो गया और K+ हो गया, Mg+2 हो गया, कैल्शियम+2 हो गया। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के, जो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि Zn+2 हो गया। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d10, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4s खाली हो जाएगा, बचेगा क्या? 3s2 3p6 3d10, तो वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जिंक+2 हो गया, गैलियम+3 हो गया, अपना कैडमियम+2 हो गया, मरकरी+2 हो गया। ये सारे एग्जांपल जो हैं बच्चों, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही एक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये भी स्टेबल होता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है नॉन इनर्ट गैस या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला। इसको आप इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये 18+2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों Pb+2, थैलियम+, बिस्मथ+3, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इन पर क्वेश्चन अभी मैं करवा दूंगा, अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको याद रखो। तो ये था बच्चों कैटायन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। अब एनायन की अगर हम बात करें, एनायन पर कैसे डिपेंड करेगा, तो देखो ये एनायन है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि पोलराइजेशन क्या होगा। अगर इस पर भी डिपेंड करेगा तो कैसे करेगा? देखो एक तो उसके चार्ज पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इसका चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अट्रैक्शन में जाएगी, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन आएगा। ठीक है। दूसरा, जब साइज़ बड़ी होगी, चलो लिख ही लेते हैं इसको, अपन साथ साथ में ही लिख लेते हैं। ये इसको हटा देता हूँ मैं, इसको आप लोग लिख लो, फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
देखो एनायन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एनायन पे डिपेंड कर रहा है एक तो वही चार्ज वाला फैक्टर। एनायन के लिए बात होती है बच्चों इसकी पोलराइजेबिलिटी की, कैटायन के लिए बात होती है पोलराइजिंग पावर की, और एनायन के लिए बात होती है पोलराइजेबिलिटी की। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, एनायन की पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है चार्ज पे। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा इसके अट्रैक्शन में जाएगी, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन आएगा। तो इसके केस में अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है अपना साइज। साइज पे कैसे डिपेंड करेगी पोलराइजेबिलिटी, तो देखो साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर होती जाएगी न्यूक्लियस से, जितना बड़ा साइज इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर न्यूक्लियस का उतना ही कम अट्रैक्शन, जितना कम इसका अट्रैक्शन होगा उतना जल्दी ये न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी रहेगी। तो इसमें साइज के केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैटायन के केस में इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और एनायन के केस में दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या सीखा, ये जो डिस्टॉर्शन आया एनायन में ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ कैटायन, इसको पोलराइजेशन बोला जाता है। और पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो पोलराइजेशन पूरा लिख लेते हैं, पोलराइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, कैटायन पर था और एनायन पर डिपेंड किया था। कैटायन और एनायन पे कैसे डिपेंड किया था, कैटायन के केस में तो हमने पोलराइजिंग पावर यानी फाई से रिप्रेजेंट किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज था, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला था जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन और 18 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिस्टम था। एनायन के केस में पोलराइजेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बोथ चार्ज एंड साइज के। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, ये आपके काम का है। बस ये आपके काम का। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसकी एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आपसे पोलराइजेशन का ऑर्डर बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। तो चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में पोलराइजेशन की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है बच्चों वो है कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर अभी अभी हमने देखा था, वो जो डिस्टॉर्शन हुआ था उसे हमने पोलराइजेशन बोला था, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गई थी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गए थे उस वजह से। यानी कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। तो हम ऐसे याद रख लेते सीधे, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है, अब जो पोलराइजेशन का ऑर्डर होगा वही कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। तो आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों LiCl NaCl MgCl2 AlCl3 और SiCl4, इसमें पोलराइजेशन का ऑर्डर बताओ। LiF LiCl LiBr और Li, इसमें बताओ। LiF NaF KF RBF CSF, इसमें कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर बताना है। LiCl NaCl KCl, इसमें बताना है कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर। और
इसमें बताना है, ठीक है। देखो कैसे बताएंगे बच्चों, यहाँ पर देखो NaCl MgCl2 अपने को कुछ आयनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, बोला कि इनमें अपने को कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर कैसे बता दें इसमें, तो देखो यहाँ पर सभी जगह Cl माइनस जो है वो एक कॉमन एनायन है, तो आप कॉमन एनायन देख लो। सबसे पहले तो कॉमन एनायन कौन है, Cl माइनस है। अब उसके अलावा कैटायन कौन है, कैटायन है Na+, Mg+2, Al+3 और Si+4। तो एनायन तो सभी जगह पे Cl माइनस, एनायन तो सभी जगह कॉमन है, लेकिन कैटायन चेंज हो रहा है। कैटायन पे भी जो Na+ है, Mg+2, Al+3, Si+4 है, इन पर देखो चार्ज बढ़ रहा है बच्चों, +1 +2 +3 +4। तो जब चार्ज बढ़ता है, कैटायन पर चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कैटायन पर चार्ज बढ़ रहा है, कैटायन पर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। इधर देख लो नीचे, अब देखो यहाँ पर कैटायन कॉमन आ गया, सभी जगह पे Li+ है, तो एनायन देख लो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ये सारे कौन है, हैलाइड्स हैं, सारे हैलाइड्स हैं, तो इन पर नेगेटिव चार्ज है और वो भी -1। भाई एनायन पर भी सभी पर चार्ज सेम है, लेकिन साइज इन सभी का बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता है एनायन का तो पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। LiF, NaF, KF, RBF, CSF। इसमें एनायन देखो बच्चों F नेगेटिव है, कॉमन है। कैटायन कौन है, Li+, Na+, K+, Rb+, CS+। अल्कली मेटल्स दिए हुए अपने सारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटायंस हैं उनका साइज बढ़ रहा है, और बच्चों कैटायन का साइज बढ़ता है तो उस केस में पोलराइजेशन कम होता है, क्योंकि साइज पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कैटायन के केस में। तो कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये आ जाएगा। अब बच्चों आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए तो इस ऑर्डर का रिवर्स कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाओ, तो फिर जो कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर है उसका रिवर्स कर दो, तो वो आयनिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा। अब LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, इसमें हमें पता लगाना है कि कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या है। तो देखो Li+, Na+, K+, Rb+, CS+। अल्कली मेटल्स हैं, एनायन तो कॉमन है Cl नेगेटिव, साइज डिक्रीज हो रहा है, सॉरी साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, कोवेलेंट नेचर भी डिक्रीज होगा। यहाँ पर देखो Li+, Li+, कैटायन तो कॉमन है, एनायन कौन है, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो यहाँ पर एनायन पर चार्ज बढ़ रहा है, एनायन पर चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप बच्चों कोवेलेंट नेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ले सकते हैं अपन। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स का आयनिक कंपाउंड से कम ही होता है, ठीक है। जनरली ऐसा पाया जाता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स इज लेस देन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं ना तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कब बढ़ेंगे कब कम होंगे ये तो हम निकाल ही लेंगे, ये तो हमें आता ही है ना, पोलराइजेशन से हम निकाल लेंगे, ये तो आता है हमें। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए बच्चों BCl2, MgCl2, CaCl2, इसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ। इसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ।
ठीक है। और NaCl, MgCl2, AlCl3, है ना। इनको ट्राई करो। कैसे निकालना है? तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट के लिए अपने को क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको बस ये देखना है कि पोलराइजेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट नेचर भी बढ़ेगा कंपाउंड में। कोवलेंट नेचर बढ़ता है तो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो क्या ऑर्डर आ जाएगा बच्चों? NaCl, MgCl2, AlCl3। देखो एनायन तो कॉमन है, Cl नेगेटिव, कैटायन Na+, Mg+2, Al+3। कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा, कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट नेचर बढ़ेगा। कोवलेंट नेचर का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा और पोलराइजेशन का भी यही ऑर्डर था। तो पोलराइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका ऑर्डर अगर इंक्रीजिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोवलेंट नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा इसलिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं। बात कर रहे हैं अब हम थर्मल स्टेबिलिटी की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है पेपर में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? किसी भी कंपाउंड को उस हाईएस्ट टेम्परेचर तक हीट करना जहाँ पर उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब टेम्परेचर देकर उसको हमने ब्रेक कर दिया। तो कौन सा मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कहलाती है। यानी कि हाई टेम्परेचर पे कौन कितना ज़्यादा स्टेबल रह सकता है वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। थर्मल स्टेबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है बच्चों लैटिस एनर्जी पे और एक डिपेंड करती है बच्चों पोलराइजेशन पे। कैसे पता लगाएंगे कौन से केस में पोलराइजेशन वाला फैक्टर देखना है, कौन से केस में लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर देखना है? तो बच्चों जब मोनो एटॉमिक एनायन आपको मिलेंगे, मोनो एटॉमिक एनायन मिलेंगे, जैसे कि F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये अगर आपको मिलेंगे तो इनके केस में थर्मल स्टेबिलिटी आप लैटिस एनर्जी वाले फैक्टर से चेक करेंगे। और अगर आपको पॉली एटॉमिक मिलते हैं बच्चों एनायन, जैसे कि कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है, और क्या है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, फॉस्फेट है, ये सभी क्या है? पॉली एटॉमिक एनायन है। देखो दो से ज़्यादा एटम्स हैं तो ये पॉली एटॉमिक एनायन है। इनके केस में आप क्या कर लो, इनके केस में आप पोलराइजेशन वाला फैक्टर लगा लो। ठीक है, और एक I- भी जो है ये भी एक पॉली एटॉमिक में ही गिना जाता है क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो है तो दिखने में मोनोएटॉमिक लेकिन इसको कंसीडर लार्जर किया जाता है, तो पॉली एटॉमिक वाला कंसीडर करके अपन पोलराइजेशन वाला फैक्टर इसमें लगा सकते हैं। तो आपसे बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए अगर, तो आप बता देंगे BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3, या बेरियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंटियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट, या फिर LiNO3, NaNO3, KNO3, सीजियम नाइट्रेट। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको बच्चों नाइट्रेट्स जो हैं एक्सप्लोजिव की तरह यूज़ किए जाते हैं और अपने जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना रंग बिरंगी आतिशबाजी करने में इन नाइट्रेट्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग अल्कली मेटल नाइट्रेट्स का, क्योंकि अलग अलग अल्कली मेटल्स अलग अलग कलर देते हैं ना। जैसे बैरियम नाइट्रेट जो है ये ग्रीन कलर देता है, तो कभी भी ग्रीन कलर का रॉकेट फूटता दिखे आतिशबाजी में तो समझ जाना वो क्या फूटा है, बैरियम नाइट्रेट। ठीक है, और लिख लेते हैं बच्चों BeSO4, MgSO4, CaSO4,
ये बताओ। इसके अलावा LiF, NaF, KF, RBF, CSF, Li2O, Na2O, K2O, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है बच्चों, है ना, इनमें और इनमें। कैसे बताएंगे? देखो, LiF, NaF, KF, RBF, CSF नजर आ रहा है कौन है कॉमन आयन? कॉमन आयन कौन है? F नेगेटिव है, ठीक है। कैटायन कौन है? अल्कली मेटल्स वाले अपने, ठीक है। अब कॉमन आयन चेक करो सबसे पहले, जब भी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है तो कॉमन आयन देखो। कॉमन आयन कौन है? F नेगेटिव है, F नेगेटिव। फिर अब ये देखो कि ये स्मॉल वाली कैटेगरी में यानी कि मोनो एटॉमिक वाली कैटेगरी में या फिर पॉली एटॉमिक वाली कैटेगरी में है। स्मॉल आयन की कैटेगरी में है तो लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर लगाना है। लैटिस एनर्जी देखो, F नेगेटिव हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी आपको F नेगेटिव कॉमन आयन मिले तो आप लैटिस एनर्जी से देखेंगे। अब लैटिस एनर्जी अगर देखनी है तो बच्चों एनायन तो कॉमन है, अब डिपेंड करेगा कैटायन की साइज पे। लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, चार्ज का प्रोडक्ट और आयंस का साइज। चार्ज का प्रोडक्ट तो सभी जगह सेम है, देखो +1 -1 +1 -1 है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा चार्ज का प्रोडक्ट। तो साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ जाने पर कैटायन का साइज बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर कैटायन का साइज बढ़ रहा है। कैटायन का साइज बढ़ेगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। लैटिस एनर्जी कम होगी तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा वो टेम्परेचर लेगा ब्रेक होने में। तो लैटिस एनर्जी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि स्मॉल आयंस है, स्मॉल आयंस है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा होगी। ऐसे इधर देखो Li2O, Na2O ये जो है, अब O2 नेगेटिव है अपना कॉमन आयन, है ना। O2 नेगेटिव कौन सी कैटेगरी में आता है, स्मॉल या लार्ज? तो देखो स्मॉल कैटेगरी में आता है, स्मॉल कैटेगरी में आता है तो लैटिस एनर्जी से देखना है। लैटिस एनर्जी से कैसे देखना है भाई? O2 नेगेटिव तो कॉमन है, उसको छोड़ दो। Li+, Na+, K+, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी कम होता है। लैटिस एनर्जी कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपना ये आ जाएगा। ऐसे इसमें बता दो फटाफट से। ऑक्साइड O2 नेगेटिव कॉमन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी कम होगा। लैटिस एनर्जी कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगा। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि मोनो एटॉमिक यानी कि स्मॉल वालों के केस में, स्मॉल वाले आयंस के केस में, स्मॉल एनायंस के केस में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अब लार्जर वाले केस देख लो, ये देखो LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3। इसमें देखो अब NO3- है कॉमन आयन, देखो NO3- है ना, NO3- है कॉमन आयन। NO3- कॉमन आयन है तो अब देखो पोलराइजेशन वाले फैक्टर से, क्योंकि लार्जर कैटायन की कैटेगरी में है अब अपन, लार्जर एनायन की कैटेगरी में, सॉरी लार्जर कॉमन आयन है अपना, तो पोलराइजेशन वाले फैक्टर से देखेंगे। और पोलराइजेशन पे कैसे डिपेंड करता है बच्चों? पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक से कम होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर ऑर्डर बनानी अपने को तो बच्चों सबसे पहले तो पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाना पड़ेगा। पोलराइजेशन का ऑर्डर कैसे बनाएंगे? नाइट्रेट अपना कॉमन आयन है
और कैटायंस का साइज बढ़ रहा है। देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो कैटायंस का साइज बढ़ रहा है, कैटायंस का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा, पोलराइजेशन घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेशन का ऑर्डर ऐसे आ जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स बन जाएगा ऐसे। क्या हुआ था, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, कैटायन का साइज बढ़ता है तो पोलराइजेशन कम होता है, पोलराइजेशन कम होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पोलराइजेशन कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सेम गोज विद द अदर कंपाउंड्स। पॉलीएटॉमिक अगर है तो ऐसे याद रख लो बच्चों, मोनोएटॉमिक के केस में डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज, पॉलीएटॉमिक के केस में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो यहां पर देखो सब जगह ये ऑर्डर आ जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है बच्चों, यही आपको एस ब्लॉक में भी पढ़ने को मिलेंगे और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको फटाफट से लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें बच्चों तो देखो ये कैटायन है और ये अपना एनायन था जिसके शेप में डिस्टॉर्शन आ गया था, ठीक है। अब ये कलर कैसे शो करेगा, देखो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये लाइट एनर्जी है, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर वापस से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है, कुछ एनर्जी जो है रिलीज करेगा। ये एनर्जी अगर स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में है तो कलर शो होगा कंपाउंड का, ठीक है, ठीक है साहब, समझ में आ गया। तो अब कलर प्रॉपर्टी पर पोलराइजेशन का इफेक्ट कैसे पड़ सकता है, पोलराइजेशन का इफेक्ट कुछ ऐसे पड़ता है बच्चों कि पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा भाई, ये कैटायन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर रहेगा और उतनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको एक्साइट होने के लिए। जितना ज़्यादा ये पोलराइजेशन करेगा, जितना ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा अपने न्यूक्लियस से, क्योंकि अब इसकी तरफ खिंचा हुआ रहेगा ना वो। तो अब जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर कम हो गया, अब इसको कम लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक्साइट होने के लिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट करके रखता तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती एक्साइट करने के लिए। अब क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से ये दूर हो गया न्यूक्लियस से तो इसलिए अब कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी कम होता जाएगा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पर बच्चों जो एक्साइटेशन होगा उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे, पोलराइजेशन पे, और उसी पर तो कलर जो है डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब वापस से ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है अपनी नॉर्मल स्टेट में तो वही एनर्जी वापस से रिलीज कर रहा है जो एब्जॉर्ब की थी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं, देखो बच्चों AgF, AgCl, AgBr और AgI। अगर इसमें कलर इंटेंसिटी की हम बात करें तो कलर इंटेंसिटी का ऑर्डर ये होता है बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं अपन, तो देखो कैटायन तो Ag प्लस है, एनायन चेंज हो रहा है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो एनायन का साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कलर इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी बच्चों। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि कलर इंटेंसिटी जो होती है वो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज़्यादा कलर इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि कलर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों
एक और एग्जांपल लिख लो, PbF2 PbCl2 PbBr2 और PbI2। इसमें ऑर्डर बनाओ, ये आपका होमवर्क है। इसमें कलर प्रॉपर्टी या कलर इंटेंसिटी का ऑर्डर बनाओ, अपना होमवर्क कंप्लीट ज़रूर कर लेना। तो ये था अपना बच्चों आयनिक कंपाउंड। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी लेंगे अपन अगले लेक्चर में, और उसी में अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट भी ख़त्म कर देंगे। तो अपना अगले लेक्चर में बच्चों पी ब्लॉक चालू हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग अपना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट से इसके क्वेश्चन कर लेना, बहुत सारे, जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करना बच्चों। थ्योरी में आपको शॉर्ट में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करा सकूँ। जैसे अभी हमने जो ऑर्डर्स लिखे थे ना, वो सारे क्वेश्चन ही थे, वो थ्योरी नहीं थी इसकी, वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। जो हमने अभी ऑर्डर बनाए थे थर्मल स्टेबिलिटी के, कोवेलेंट कैरेक्टर के, पोलराइजेशन के, ये सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्म में ये मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन करते रहो ताकि टॉपिक पे अपना कॉन्फिडेंस बना रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग केमिस्ट्री। थैंक यू।